हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीपीजी स्टडी में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो 1858 से 1919 ईस्वी तक है, कंपनी शासन का अंत। क्या टॉपिक है लिख देते हैं हम यहाँ पे। हमारा टॉपिक जो है 1858 से 1919 ईस्वी तक कंपनी शासन का अंत है। और इसमें हमें क्या पढ़ना है आज हमें पढ़ना है 1858 का राजलेख। हमें पढ़ना 1858 का राजलेख। ये पढ़ने से पहले आप इसकी जो पिछली वीडियो है उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि आप पिट्स इंडिया एक्ट जब पढ़ेंगे तभी ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि जो है इसमें दोहरी शासन व्यवस्था का अंत किया गया था। इसके पहले हमने क्या टॉपिक पढ़ा है? इसके पहले हमने टॉपिक पढ़ा है 1853 का राजलेख। ये वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जरूर देखिएगा, ठीक है। और इसका लिंक जो है ऊपर इस तरफ जो आई का बटन दिख रहा है ना, उस पर भी डाल दे रहे हैं, आप वहाँ क्लिक करके जरूर देखिएगा, ठीक है। तो उसमें हमने 1853 में क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था किस तरह जो है शासन की शक्तियों का बंटवारा हुआ था। और पिट्स इंडिया एक्ट में हमने क्या देखा था? पिट्स इंडिया एक्ट में हमने ये देखा था किस तरह दोहरी शासन व्यवस्था लागू हुई थी। वहाँ पे क्या हुआ था? वहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल और निदेशक बोर्ड लागू हुआ था। तो ये दो वीडियो आप जरूर देखिएगा, तभी ये वाला टॉपिक ना जो 1858 का राजलेख है बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। तो पहले जाकर वो वीडियो देख लीजिए, फिर ये वीडियो आप प्ले करिए। तो आप ये तो हम आई के बटन पे जो दिख रहा है ना, वहाँ पे आपको इसके प्लेलिस्ट का लिंक डाल दे रहे हैं, आप क्लिक कर हमारे प्लेलिस्ट पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बगैर समय के अपने टॉपिक शुरू करते हैं। देखते हैं कि क्या इसमें किस तरह कंपनी का शासन का अंत हुआ था, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को अपने। तो क्या हुआ था कि पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो दोहरी सरकार की व्यवस्था की गई थी, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक निदेशक बोर्ड। बोर्ड ऑफ कंट्रोल संसद के द्वारा, इंग्लैंड संसद के द्वारा, और निदेशक बोर्ड कंपनी के द्वारा जो है चलाया जा रहा था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल से सम्राट शासन कर रहा था और निदेशक बोर्ड जो है कंपनी को चला रहा था। ये तो दोहरी शासन की व्यवस्था हो गई। पर अब क्या हुआ कि यहाँ पे एक बात ये उठी, कंपनी अभी भी, क्योंकि कंपनी पहले जो उस पर दोष लगे थे कि कंपनी का शासन नहीं ठीक चल रहा है, उसमें बहुत सारी कमियां हैं, तो वो जो दोष लगे थे यहाँ पर फिर वो आके लग गए कि अब भी जो हमने इतने सारे एक्ट लागू किए कंपनी के शासन को सुधारने के लिए, अब भी जो है कंपनी अपने गैर जिम्मेदारी तरीके से काम कर रही, वो भी ठीक तरीके से शासन नहीं कर रही, उत्तरदायित्व विहीन हो गई है कंपनी और मनमाने ढंग से ही कार्य कर रही है। तो इस समय क्या हुआ, संसद भी उसके, इंग्लैंड की संसद भी उसके खिलाफ हो गई। और कुछ ऐसा टाइम आ गया कंपनी का कि जितना भी इंग्लैंड शासन था सब इसके खिलाफ हो गया। अब क्या हुआ, राज्य क्रांति हुई और उसमें क्या हुआ, इस कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया। क्यों? क्योंकि कंपनी उत्तरदायित्व विहीन, इस पर दोष लगे थे, गैर जिम्मेदार तरीके से काम कर रही थी, ये सब आरोप लगा के इसके शासन का अंत कर दिया गया। यहाँ के जो तत्कालीन जो है प्रधानमंत्री पाम स्टर्न थे, उसने जो है कौन थे, पाम स्टर्न, उन्होंने जो है एक अधिनियम लाया, एक बिल लाया संसद में, जिसमें उन्होंने कंपनी के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनी गैर जिम्मेदार तरीके से उत्तरदायित्व विहीन हो गई है और वह जो है ठीक से कार्य नहीं कर रही, क्लेशकर हो गई, और सारे आरोप उस पर लगा के वो बिल संसद से पारित करवाना चाहा कि जिससे कंपनी शासन का अंत किया जा सके। पर क्या हुआ, दुर्भाग्यवश पाम स्टर्न का जो बिल था, जो अधिनियम उन्होंने लाया था संसद में, कि यह जो है कंपनी शासन के अंत इस अधिनियम से हो सके, वह अधिनियम संसद में पारित ना हो सका। उसके बाद जो अगली सरकार थी, उन्होंने भी पाम स्टर्न का जो है
नीतियों का अनुसरण करते हुए 1858 में एक और अधिनियम लाया कंपनी शासन का अंत करते हुए। किसकी नीतियों का अनुसरण करते हुए? पामस्टर। इनकी नीतियों का, ये जो है क्या थे? प्रधानमंत्री थे जिन्होंने एक्ट लाया था कंपनी शासन का अंत करने के लिए, जो कि दुर्भाग्यवश पारित न हो सका। उसके बाद अगली सरकार ने इन्हीं की नीतियों का अनुसरण करते हुए एक एक्ट और लाया, जिसको 1858 में पारित किया गया। वह एक्ट क्या था? वह एक्ट था एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट एक्ट फॉर दी बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यह एक्ट जो है अगली सरकार, पाउंड के बाद अगली जो सरकार आई उन्होंने लाया, और यह एक्ट जो है पारित हो गया और कंपनी शासन का अंत हो गया। अब कंपनी शासन के अंत होने के बाद क्या हुआ? यहाँ की जो भारत की सरकार थी ये पूरी तरह से सम्राट के हाथों में आ गई, और सम्राट ही उसका शासक बन के उसका संचालन करने लगा। इस अधिनियम द्वारा निदेशक बोर्ड और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को समाप्त कर दिया गया। और क्या किया गया? और जो भारत के समस्त अधिकार थे उस अधिकार को भारत राज्य सचिव को दे दिए गए। अब भारत राज्य सचिव कौन था? भारत राज्य सचिव एक 15 सदस्यीय परिषद थी, जिसमें क्या था? 8 सदस्य जो है भारतीय, जिसको भारत राज्य सचिव को एक जो परिषद उसकी 15 सदस्यीय थी, उसको भारतीय परिषद भी कहते थे। क्या? भारत राज्य सचिव, भारत राज्य सचिव। चाहे इसको भारत राज्य सचिव कहें, चाहे इसको भारतीय परिषद, दोनों इसको कह सकते थे। और ये क्या था? 15 सदस्यीय परिषद थी, इसमें 15 सदस्य थे। इसमें कितना सदस्य? 15 सदस्य, जो कि 8 सदस्य जो होते थे वो सम्राट, डायरेक्ट सम्राट द्वारा नियुक्त होते थे, और जो बचे 7 सदस्य जो होते थे वो निदेशक बोर्ड के द्वारा नियुक्त होते थे। अब 8 साल कितना हुआ? 14 हो गए। अब ये बच्चा एक क्या होता था? भारत राज्य सचिव होता था, जो कि उसका अध्यक्ष होता था स्वयं। ये जो है इसकी नियुक्ति ऐसे होती थी, भारत राज्य सचिव। अब जो सारे अधिकार थे इसी में समाहित हो गए, और यही जो है सारी शक्तियों का मालिक बन गया। इसमें जो है 10 सदस्य ऐसे थे जिनका लगभग इसमें एक नियम था, जो 10 सदस्य होंगे या आधे से अधिक जो सदस्य होंगे, चाहे 10 सदस्य आप कहिए चाहे आधे से अधिक कहिए, जो होंगे वह उनका 10 साल का अनुभव भारत में रहने का होगा। ये इसमें नियम थे इसकी परिषद में कि 10 सदस्य ऐसे ही चुने जाएंगे। और क्या हुआ? जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, जिसमें विधि सदस्य और एडवोकेट जनरल जो होते थे, अब डायरेक्ट उनकी नियुक्ति भी कौन करने लगा? सम्राट करने लगा। अब इनकी भी नियुक्ति डायरेक्ट सम्राट के द्वारा होगी। भारत राज्य सचिव जो था वो परिषद के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए ही नियुक्त किया गया था। अब क्या वो परिषद की जो शक्तियाँ थी, मतलब भारत राज्य सचिव की जो परिषद थी उसकी जो शक्तियाँ थी, कालांतर में अब घटती रही, और क्या हुआ? भारत राज्य सचिव ही सर्वशक्तिमान बन गया, सारी शक्तियाँ उसके अधीन हो गई। और भारत राज्य सचिव कौन था? भारत राज्य सचिव ब्रिटिश जो शासन था, संसद थी, उसके मंत्रिमंडल का जो है सदस्य था। तो वो इसका किसके प्रति उत्तरदायित्व हुआ? ब्रिटिश संसद के प्रति ही उत्तरदायित्व हुआ, क्योंकि ब्रिटिश इंग्लैंड की सरकार का ही मंत्रिमंडल का सदस्य, तो ब्रिटिश संसद के प्रति ही उत्तरदायित्व उसका रहेगा। और उसके प्रति अब संसद भी उदासीन रही है कि उसका ही सदस्य है, तो संसद उसमें उसको क्या कुछ नहीं छोड़ दी, वैसे जाइए आप शासन करिए बढ़िया से, ठीक।
तो अब क्या हुआ कि शासन तो सारे उसके हाथों में होगा, पर क्या हुआ कि जब इंग्लैंड में बैठकर कोई शासन यहाँ पर कैसे कर सकता है, लगभग 6000 मील की दूरी पर वो शासन यहाँ पर कैसे करेगा। तो क्या हुआ कि वहाँ का जो मान लीजिए शक्ति तो उसके पास है ही, पर वह अब जो है नाम मात्र का शासक हो गया। क्यों? क्योंकि जो है 6000 मील की दूरी पर दूर से बैठकर आप आदेश ही तो दे सकते हैं, पर क्या हो रहा है आपको क्या पता। यहाँ पे तो ये इस हिसाब से उसका जो का शासन था वो नाम मात्र का रह गया, और यहाँ पर उसकी परिषद का ही शासन पूरी तरह चलता रहा। 1857 में जो राज्य क्रांति हुई थी, जिसके द्वारा कंपनी शासन को अंत किया गया था, पामस्टर ने जो है अधिनियम लाया था और उसको अंत किया था, उसका मुख्य कारण क्या था कि भारतीयों का प्रतिनिधित्व कुछ नहीं था। जितने भी सदस्य सब इंग्लैंड के ही थे, उसके ही सरकार से सारे सदस्य थे, तो भारतीयों का तो कुछ प्रतिनिधित्व था नहीं। तो उनके विचारों को समझने का जो है सरकार को कुछ अवसर नहीं मिलता था, कुछ वो समझ नहीं पाते थे क्या इनके मन में है, बात क्या है, किस तरह का नियम है, चाहते हैं कि किस तरह नियम बनाए जाए। तो विधि भी जो है विधि बनाने की एक प्रक्रिया भी बहुत त्रुटिपूर्ण थी। तो जन विद्रोह का जो 1897 था, मेन कारण इसका यही था कि भारतीयों का प्रतिनिधित्व न होना, ये इसका एक बहुत ही बड़ा कारण था। और जो विधि बनते थे वो भी बहुत त्रुटिपूर्ण थे। गवर्नर जनरल की जो परिषद थी वो सभी के लिए नियम बनाती थी। तो क्या था, गवर्नर जनरल की परिषद को तो भारतीय के बारे में, परिस्थितियों के बारे में पूरा ज्ञान तो था नहीं। तो अब वो नियम जो बनाती थी वो अपने हिसाब से बनाती थी, और जो नियम बनाती भी थी वो गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर से ही जो अधिनियम बनते थे। तो क्या हुआ, अब उनके नियम से बार बार जो है क्षेत्रीय जो प्रांतीय क्षेत्र थे उसमें हस्तक्षेप से जनता में सरकार के प्रति जो है असंतोष बढ़ने लगा। अब इस असंतोष जो बढ़ने लगा, अब इसको जो है सुधारने के लिए, इसमें जो त्रुटि थी उसको सुधारने के लिए एक अधिनियम लाया गया, जिसको 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम को देखते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861 को अगले वीडियो में। तो वीडियो देखने के धन्यवाद।